छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, विज्ञान एवं गणित अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। कल मैं आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता रहा था। गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हम लोगों का प्रकरण है, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने आपको कल बताया था गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिनके विषय में मैं कल बता चुका हूं। आज आपको मैं बताऊंगा इमेज के बारे में। इमेज मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? मित्रों, जब प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर किसी भी दर्पण से, चाहे दर्पण समतल हो चाहे गोलीय हो, दर्पण से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर दर्पण से टकराती हैं और उससे परावर्तित होकर जब वास्तव में मिलती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु से चलने के बाद प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में यदि मिलती हैं तो वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और इस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। इसीलिए आपको मैं यहाँ फिगर बनाया हुआ हूँ अवतल दर्पण का। यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण जा रही है, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर जा रही है। जो किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से जा रही है, तो इस फोकस पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां वास्तविक बनेगा। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर दर्पण से परावर्तित होकर यदि वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब, जैसे मैं यहाँ आपको उत्तल दर्पण बनाया हूं, यहाँ फोकस की ओर जाने वाली किरण, फोकस की दिशा में जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है और यह किरण फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इससे इस दर्पण पर इस दर्पण से, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए आपको एक मुख्य चीज यहां बताना जरूरी समझूंगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, मुख्य फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, आभासी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आप जान गए। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे अर्थात वस्तु की ओर ही बनता है और उल्टा बनता है, दो चीज। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे अर्थात जिधर वस्तु नहीं है, दर्पण के जिधर वस्तु है दर्पण के उसके दूसरी तरफ बनता है और सीधा बनता है। ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने वस्तु की ओर बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि दर्पण के सामने रखी वस्तु और बनने वाले प्रतिबिंब, फोकस, दूरी कैसे नापा जाता है
और इसमें इनका चिन्ह कैसे प्रयोग किया जाता है, कौन सी दूरी धनात्मक होती है, कौन सी दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये अवतल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है। ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, जैसा कि आपको मैं कल बताया था। ये दर्पण का मुख्य फोकस है, आपको मैं कल बताया था। फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी को U से दर्शाया जाता है। आपको बता दें U क्या होता है, दर्पण से और वस्तु की जो दूरी होती है उसको U से दर्शाया जाता है। दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी V से दर्शाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, U दर्पण से वस्तु की दूरी, V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तथा आपको कल बताया गया था इस मालयक से दर्पण की फोकस दूरी दर्शाया जाता है। फोकस दूरी अर्थात दर्पण के ध्रुव से दर्पण के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी दर्शाया जाता है। अब इसमें चिन्ह की परिपाटी कैसे दूरी नापी जाएगी, तो आपको बता दें कि दर्पण में चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है। दर्पण का ध्रुव पोल, जिसके बारे में कल मैं बता चुका हूं, तो दर्पण के ध्रुव से ही कोई भी दूरी मापी जाती है, पहला नियम। दूसरा, दर्पण की दिशा में नापी गई दूरी, जैसे दर्पण की दिशा में जो भी दूरी नापी जाती है, अर्थात आपतित किरण की दिशा में, क्योंकि आपतित किरण उसे ही कहते हैं कि जो किरण दर्पण की ओर जाती है, अर्थात उसकी दिशा दर्पण की ओर ही होता है। तो दर्पण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक। दूसरी बात, आपतित किरण की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक। तीन चीज मैं आपको बताया। चौथा चीज, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए दर्पण अवतल है, यहां से हम मापेंगे ध्रुव से, तो अवतल दर्पण में आपतित किरण की दिशा देखिए इस दिशा में है, यहां से हम दूरी मापेंगे तो वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक, फोकस दूरी भी ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब दर्पण के इधर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक। यहां देखेंगे हम उत्तल दर्पण में भी अगर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक, क्योंकि ध्रुव से नापेंगे और आपतित किरण की दिशा देखिए इधर है दर्पण की तरफ, तो आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में हम दूरी माप रहे हैं तो इसकी दूरी ऋणात्मक। वस्तु दर्पण के ओर ही अगर बन रहा है तो इसकी भी दूरी ऋणात्मक, लेकिन इसकी फोकस दूरी ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इधर होता है, तो फोकस दूरी हमेशा इसकी धनात्मक, क्योंकि नापेंगे पोल से, फोकस इधर है, इस दिशा में नाप रहे हैं जिस दिशा में किरण जो है आपतित हो रही है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, तो इसमें इसकी फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। अर्थात मैं आपको बता दिया कि अवतल दर्पण में U का मान ऋणात्मक, V का मान ऋणात्मक और F का मान ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में U का मान ऋणात्मक, V का मान ऋणात्मक और F का मान धनात्मक होता है, यह चिन्ह की परिपाटी के अनुसार। दूसरी चीज, वस्तु की लंबाई, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पर रहता है, तो अभी आपको बताया कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, तो वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। और प्रतिबिंब अवतल दर्पण में अगर उल्टा बनता है तो उसका प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक। अवतल दर्पण में
वस्तु की लंबाई धनात्मक, प्रतिबिंब जो कि उल्टा बनता है तो उसकी लंबाई ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी रहती है तो वस्तु की लंबाई धनात्मक, और जो कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, चाहे वास्तविक बने चाहे काल्पनिक बने, अगर सीधा बनता है तो इसकी भी लंबाई धनात्मक होगा। तो ये चिन्ह की परिपाटी हुआ, आपको ध्यान रखना है कुछ चीज है। सबसे पहले कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है। नंबर 1, कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है। नंबर 2, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक। नंबर 3, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। नंबर 4, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक। नंबर 5, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक। तो ये चिन्ह परिपाटी है, जहां भी हम इन प्रतीकों का उपयोग करेंगे और वस्तु की स्थिति के अनुसार इन चिन्हों का भी उपयोग करेंगे। छात्रों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गोलीय दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के या बंधने के क्या नियम है। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करूंगा अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। तो पहला नियम नंबर 1 आप लिख भी सकते हैं, लिख लें कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यहां देखें, ये किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो यह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। इसी को लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। ये नियम अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी लागू होता है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण उत्तल दर्पण पर आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात दूर चली जाती है। इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो यह फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम कि यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इसको आप नोट करेंगे। दूसरा नियम नंबर 2 अभी मैं आपको बताया कि फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है।
आप देखेंगे अवतल दर्पण में फोकस से होकर जो किरण जाती है दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अवतल दर्पण में भी फोकस की तरफ जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम है। तीसरा नियम, ये मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, वक्रता केंद्र फोकस, वक्रता केंद्र फोकस। तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, जो भी प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर वक्रता केंद्र से होकर अगर जाती है तो वह बिना अपना मार्ग बदले उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे दर्पण उत्तल हो या दर्पण अवतल हो। इसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नोट कर लीजिए, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना मार्ग बदले वापस लौट आती है। छात्रों, ये जो तीनों नियम बताए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों नियम का उपयोग जब हम अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब के बनने के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये तीनों नियम बहुत ही सहायक होंगे। अब हमारा जो अगला हेडिंग है वह यही है कि अवतल दर्पण की सहायता से वस्तु के प्रतिबिंब बनने का अध्ययन करना, अर्थात अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियां रख करके हम उसके प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आइए अब आपको बताते हैं। देखिए, अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण, हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है जिसका वक्रता केंद्र और फोकस। देखिए, इसको बनाते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि फोकस को हम दर्पण के ध्रुव, पोल और वक्रता केंद्र के लगभग ठीक बीच में हम बनाते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये दोनों दूरी बराबर होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, कल आपको बताए भी थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर है, अनंत बहुत दूर होता है, वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें हम ऐसा कल्पना कर लेते हैं कि वह समांतर ही आएंगे। इतनी दूर है कि वह मुख्य अक्ष के समांतर, क्या आपस में भी समांतर आती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि नंबर 1, कि यदि वस्तु अनंत पर है, ये पहला नियम है। तो अनंत से आने वाली वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो आपको बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाती हैं? फोकस से होकर गुजरती हैं। तो यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो बिंदु के आकार का बनेगा। और चूंकि ये वास्तविक ही बनेगा तो बिंदु के आकार का है, तो सीधा उल्टा के बारे में कहने में थोड़ी सी ये है।
तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर। कैसा, बिंदु के आकार का। कैसा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों माना जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है अवतल दर्पण में तो भर्सक उल्टा बनता है, तो ये उल्टा बनेगा। तो पहली स्थिति कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब, वहां से आने वाली किरणों को हम ऐसा मानते हैं कि वह मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी या आपस में समांतर आएंगी और उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। चलिए नंबर दूसरी स्थिति, अब हम वस्तु को अनंत से थोड़ा नजदीक ले आएंगे, लेकिन नजदीक कहां ले आएंगे, तो यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपको मैं बता दूं, नंबर 2 दूसरी स्थिति, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। ये मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, फोकस और वक्रता केंद्र, यहां पर कहीं वस्तु स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि प्रतिबिंब बनने के 3 नियम बताए गए हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगी वह कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। और जो किरण फोकस से होकर जाएगी वह दर्पण से परावर्तित होकर समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। यदि वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। कैसा है, इसके प्रकृति के बारे में आपको बताया जाएगा, नोट कर लीजिए। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, क्योंकि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के वास्तव में यहां मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। ये दूसरी स्थिति है। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये दूसरी स्थिति है। अब देखिए, वस्तु को हम लोग अनंत से धीरे धीरे दर्पण के नजदीक ले आ रहे हैं और प्रतिबिंब देखिए, पहले स्थिति में फोकस पर बना था, दूसरे स्थिति में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। तीसरी स्थिति, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब हम अध्ययन करेंगे कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तीसरी स्थिति, जब
वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इसको बनाने के लिए अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर ही वस्तु है। तो अभी आपको बताया गया कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है वह फोकस से होकर चली जाती है, तथा जो किरण फोकस से होकर आपतित होती है वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये आपको बताए कि मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर चली गई, और जो किरण फोकस से होकर के गई वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये दोनों किरणें जहां काट रही हैं वहीं पर बना। तो यहां आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनता है जहां वस्तु रखी हुई होती है, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनता है। उल्टा बनता है, वस्तु के लगभग बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां अर्थात जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी हुई होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। इसको नोट करेंगे। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा, वास्तविक, लगभग वस्तु के बराबर ही बनता है। ये तीसरी स्थिति है। यहां देखिए, जैसे जैसे हम वस्तु को अनंत से दर्पण की ओर ले आ रहे हैं वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटता जा रहा है। पहले स्थिति में फोकस पर, दूसरे स्थिति में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरे स्थिति में वक्रता केंद्र पर। अब चौथी स्थिति है कि यदि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब चौथी स्थिति देखिए। चौथी स्थिति, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु स्थित है तो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं, तथा फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यहां आप देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यहां से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनना शुरू हो गया। तो इसको आप नोट करेंगे। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वक्रता केंद्र और
अनंत के बीच उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये चौथी स्थिति है। अब पांचवी स्थिति है कि यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो अब आपको मैं पांचवी स्थिति बताने जा रहा हूं। पांचवी स्थिति, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित है। यहां ये दर्पण का फोकस है, ये अवतल दर्पण है। इस पर यदि वस्तु स्थित है तो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर चली जाएगी तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण वक्रता केंद्र से होकर के ही वापस लौट जाएगी। अर्थात ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिलती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इनका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्योंकि ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के नीचे हैं, तो अनंत पर किरणें दिखाई देंगी नहीं। वास्तविक है कि आभासी है, नहीं जान पाएंगे। अनंत पर बनने वाली प्रकाश की किरण बहुत बड़ा कल्पना किया जा सकता है, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे इस आकृति के अनुसार मिलती हुई प्रतीत होंगी तो बहुत बड़ा। लेकिन जब काल्पनिक है तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम लिख देंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। लेकिन जैसे आपको बताया गया कि चौथी स्थिति से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनना शुरू हो जाता है, तो इस स्थिति में भी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। अब अंतिम स्थिति है पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति के बारे में बता दिए। अब अंतिम स्थिति छठवीं स्थिति है। उस स्थिति में वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच रख के उसका अध्ययन किया जाएगा कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपको छठवीं स्थिति, जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच स्थित हो। ये देखिए, ये वस्तु ये भी है जो फोकस और दर्पण के बीच स्थित है। तो यहां से दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से चली जाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। आप देख रहे हैं दोनों किरणें दर्पण से परावर्तित होकर वापस लौट जा रही हैं, अर्थात आगे जा रही हैं और फैलती जा रही हैं। अर्थात इन दोनों किरणों को वास्तव में मिलने का कहीं चांस नहीं है। तो इनको पीछे की तरफ जब बढ़ाया जाता है तो ये पीछे की तरफ बिंदु बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। देखिए, ये छठवीं स्थिति है अवतल दर्पण का। ये अन्य पांचों स्थितियों से हटके है। केवल इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो भी प्रतिबिंब बना है वह वस्तु की ओर ही बना है, दर्पण से वस्तु की ओर ही बना है। लेकिन केवल इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, अर्थात जिधर वस्तु है उधर नहीं बल्कि दूसरी ओर, और आभासी बनता है। इसके पहले जो भी प्रतिबिंब बने हैं सब वास्तविक बने हैं, लेकिन यहां पर इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण उपयोगी हो जाता है, इसका उपयोग बढ़ जाता है। इसके उपयोग के बारे में आपको जब बताया जाएगा तो वहां बताया जाएगा। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब
दर्पण के दूसरी ओर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। 6 स्थिति बता दिया गया आपको। पहली बात, जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही। चौथी स्थिति में यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता के केंद्र और अनंत के बीच। और यदि वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। अर्थात जो वस्तु की स्थिति है वह प्रतिबिंब की स्थिति होती जा रही है। और जब छठवीं स्थिति में आप आते हैं, अर्थात वस्तु को दर्पण के नजदीक और फोकस और दर्पण के बीच में रखते हैं, तो इस स्थिति, यह विशेष स्थिति हो जाती है और दर्पण में इस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, बहुत बड़ा, सीधा और दर्पण के दूसरी ओर बनता है। तो ये हुआ अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। अब आपको बताया जाएगा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये 6 स्थिति के बारे में आप जान गए। अब इसमें आपको यहां तक बताया जा रहा है, इतना अध्ययन करेंगे। इसके बाद अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध और दोनों दर्पणों का उपयोग के बारे में आपको अगले एपिसोड में बताया जाएगा। अब आपसे ये एक अनुरोध समझ लीजिए कि आपको जो भी चीजें इसमें न समझ में आ रही हो, बेहिचक आप कमेंट करें, पूछें, फोन करें और इसको उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाइए जो यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, निहायत करीब हैं, गांव में रहते हैं और इस समय में विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके तक निश्चित पहुंचाने का कष्ट करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू।